आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि महान व्यक्तियों का इतिहास के निर्माण में क्या योगदान होता है। व्यक्तियों को इतिहास से बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इतिहास मूलतः व्यक्तियों के जीवन की घटना पर ही आधारित होता है और कुछ व्यक्ति अपने लार्जर देन लाइफ व्यक्तित्व से, यानी कि ज़िंदगी से विशाल व्यक्तित्व के कारण, अनयूजुअल स्टैच्योर के कारण इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। रेनियर कहते हैं, दे फॉर्म एन अल्टीमेट फैक्टर इन चेन ऑफ इवेंट्स, यानी कि घटनाओं के क्रम में वे एक महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं, एक महत्वपूर्ण कारक होते हैं। विश्व में पुनर्जागरण से पहले इतिहास मात्र घटनाओं पर ही आधारित होता था, लेकिन जब से रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण विश्व में आया, तब से कल्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म यानी कि व्यक्तिवाद की स्थापना हुई। सभी विधाओं के लोगों का यह मानना था, एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि वस्तुतः जीवन व्यक्ति को केंद्र में रखकर जीना चाहिए। एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या अनुभव करता है, क्या अचीव करता है, क्या उसकी उपलब्धियां हैं, और सब कुछ व्यक्ति की खुशी के इर्द गिर्द ही चलना चाहिए। जैसे कि साइंस है, आर्ट्स है, पोइट्री है, स्टोरी राइटिंग है, नाटक हैं, यानी कि जीवन की सभी गतिविधियों का केंद्र मनुष्य है। और आपको यदि याद हो तो रेनेसा काल में ऐसा ही हुआ कि सब जितनी भी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ थी, रचनात्मक गतिविधियां थी, उनका केंद्र इंडिविजुअल मनुष्य था। समाज और धर्म को इतनी तरजीह, इतनी परवाह नहीं दी गई जितनी व्यक्ति को दी गई। तो इस तरह से इस दौरान में जो कल्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म स्थापित हुआ, उसने अपनी छाप इतिहास लेखन पर भी छोड़ी। एक महान व्यक्ति कौन होता है? तो महान व्यक्ति वह है जो अपने समकालीन सामाजिक अनुभवों को प्रभावित करे, यानी जिस काल में, जिस समाज में वह रह रहा है, वहाँ के परिदृश्य को यदि वो प्रभावित करता है, और न सिर्फ अपने समकालीन परिदृश्य को बल्कि अपने आने वाले परिदृश्य को, अपने आने वाले समय को भी प्रभावित करे, उसे महान व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। तो कालांतर में यह देखने की कोशिश हुई कि इतिहास में जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जो बड़े बड़े अभियान, मूवमेंट्स हुए हैं, उनके पीछे कौन था। तो ये सामने आया कि कोई एक व्यक्ति ऐसा था, एक महान व्यक्ति ऐसा था, जिसके कारण वह घटना घटी और जिसने तत्कालीन समाज, राजनीति इत्यादि को प्रभावित किया। तो यहाँ पर कार्लाइल का नाम आता है। कार्लाइल ने ग्रेट मैन थ्योरी का प्रतिपादन किया, यानी कि महान व्यक्ति ही इतिहास बनाते हैं। इस बात की पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी। उसने महान व्यक्ति को आम व्यक्तियों से अलग किया, और आम व्यक्ति उसकी नज़र में डल मल्टीट्यूड थे, यानी कि ऐसे व्यक्तियों का समूह था जो निष्क्रिय हो। तो महान व्यक्ति उसके ऑपोजिट, यानी उसके बिल्कुल विपरीत लिविंग स्पिरिट से भरपूर होता है, जो कि विकास के लिए बहुत आवश्यक बात होती है। वह महान व्यक्तियों को बिगिनर्स कहलाता है, बिगिनर्स पुकारता है, यानी ऐसे लोग जो ज़्यादा दूरदृष्टि रखते हैं, बदलाव की प्रबल इच्छा रखते हैं, और उस बदलाव को लाने के लिए
इनिशिएटिव लेते हैं, पहल करते हैं, अपनी तत्कालिक सामाजिक ज़रूरतों को इंगित करते हुए उसे बदलने का काम करते हैं। तो इस तरह से इतिहास में बैड किंग जॉन थ्योरी और गुड क्वीन बेस थ्योरी का प्रचलन हुआ। यानी कि एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा है वो किस तरह से अपने समाज और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा, और यदि कोई एक व्यक्ति बुरा है तो वो किस तरह से प्रभावित करेगा। यानी समाज और इतिहास एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के कारण प्रभावित होता है। ये कोई हम कह भले ही रहे हैं कि ये रेनेसांस से कल्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म चालू हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राचीन इतिहास लेखन का यह एक प्रमुख लक्षण है। ऐतिहासिक कॉन्शियसनेस, हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस का एक लक्षण है, क्योंकि ग्रीक जो थे, यूनानी जो थे, उन्होंने महान व्यक्तियों के अचीवमेंट्स को ही लिखकर इतिहास बनाया है। हीरो वर्शिप जो एक तरह से हम कह सकते हैं, वह तो बहुत पुरानी है। यूनानियों ने बैलेड्स में जो है अपने अपने काल के जो महान व्यक्ति हैं, हीरो जो हैं, उनकी प्रशंसा में पन्ने रंग दिए। इन महान व्यक्तियों का व्यवहार अपने समूह के व्यक्तियों से बिल्कुल अलग होता है। और मैकॉले ने एक बात कही है, मैकॉले का कोटेशन मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। द सन illuminates the hills while it is still below the horizon, and truth is discovered by the highest minds a little before it becomes manifest to the multitudes. This is the extent of their superiority. This is the extent of their superiority. They are the first to catch and reflect the light, which without their assistance must in a short time be visible to those who lie far beneath them. तो मैकॉले ये कहते हैं कि सूरज जो है, जब वह होराइज़न से बहुत नीचे होता है, तब वह अपने सामने आने वाली पहाड़ियों को आलोकित कर देता है। और ये आलोकित करने का जो क्रिया है, ये कुछ व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से पहले देख लेते हैं, है ना। इट बिकम्स मैनिफेस्ट बिफोर इट बिकम्स मैनिफेस्ट टू द मल्टीट्यूड्स। और लोगों को दिखे उससे पहले ही सूर्य का उदय ये लोग देख लेते हैं। जो महान व्यक्ति होते हैं ये देख लेते हैं, और इनकी बस इतनी सी ही महानता है कि वे सबसे पहले उस रोशनी को देख लेते हैं जो बाद में अन्य व्यक्तियों को समय के साथ कुछ देर बाद दिखाई देगी। इसका अर्थ ये है कि ऐसा नहीं है कि महान व्यक्ति के द्वारा सूर्य उगाया गया, या यदि वो नहीं चाहते तो बाकी लोग नहीं देखते। ये तो एक प्राकृतिक क्रिया है। तो उनका बस इतना ही योगदान है कि वो बाकी सबसे पहले देख लेते हैं। ऐसा मान लीजिए आप, वो अर्ली राइजर हैं, जल्दी उठ जाते हैं, तो सूर्य को उगता हुआ देख लेते हैं। बाकी के लोग जब तक सूर्य सर पे नहीं आ जाता तब तक नहीं देख पाते कि सूर्य उग गया है, या वो उठे हुए नहीं होते, वो सो रहे होते हैं। इस स्टेटमेंट के पीछे बहुत सारे तत्व छिपे हुए हैं। पहला तो ये है कि इतिहास एक ऐसी धारा है जिसे नहीं बदला जा सकता। सूर्य को उगना है, वो उगेगा, और महान व्यक्ति ना तो इसको रोक सकता है, ना इसको जल्दी उगा सकता है। दूसरी बात, सूर्य जब ऊपर चढ़ेगा तो सबको दिखेगा, लेकिन जब तक नीचे है तब महान व्यक्ति उसको पहले देख लेता है। यानी
इतिहास में होने वाली घटनाओं को पहले से ही उसका पूर्वानुमान, उसका आभास एक महान व्यक्ति को हो जाता है और वह उसके अनुरूप ही फिर अपने कदम उठा लेता है। ये बात विशेष रूप से ऐसे सिद्ध होती है कि जब कोई समाज, कोई राष्ट्र दबा कुचला होता है तो एक महान व्यक्ति ये भांप लेता है कि अब बहुत दिन तक ये बात नहीं रहने वाली है, तो वह उस विरोध की कमान संभाल लेता है और मूवमेंट लीड करता है, एक आंदोलन खड़ा करता है। तो शायद मैकॉले का ये कहने का मतलब है कि प्रतिरोध तो आना ही है, उस जनता का प्रतिरोध तो आना ही है, पर उसके आगमन की आहट एक महान व्यक्ति पहले सुन लेता है और कमान संभाल लेता है उस आंदोलन की। इतना ही उसका रोल है। लेकिन धीरे धीरे फिर इतिहास महान व्यक्तियों के दृष्टिकोण से लिखा जाने लगा। जैसे कि AJP टेलर ने हिस्ट्री ऑफ यूरोप लिखा। हिस्ट्री ऑफ यूरोप 3 महान व्यक्तियों पर आधारित एक काम है, एक वर्क है। नेपोलियन बोनापार्ट, बिस्मार्क और लेनिन। रूस के लेनिन, फ्रांस के नेपोलियन और जर्मनी के बिस्मार्क। इस हीरो वर्शिप को मानने वाले या ग्रेट मैन थ्योरी को मानने वाले लोगों का ये कहना है कि भाई कुछ चीज़ें तभी हैं जबकि वो एक महान व्यक्ति द्वारा लाई गई हैं। जैसे कि अगर अरस्तु ना होता, सुकरात ना होता तो दर्शन नहीं होता, या जीसस नहीं होते और संत पॉल नहीं होते तो ना तो क्रिश्चियन धर्म का जन्म होता, ना उसका विस्तार होता। या जैसे भगवान बुद्ध ना होते तो बौद्ध धर्म नहीं होता। तो ये मानते हैं कि भाई कुछ चीज़ें तो यदि महान व्यक्ति नहीं होते तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी। अब हम इसका दूसरा पक्ष पढ़ेंगे और दूसरा पक्ष ये है कि महान व्यक्ति इतिहास नहीं बनाते। इतिहासकार कहते हैं नंबर्स काउंट इन हिस्ट्री, यानी कि इतिहास में भीड़ का महत्व अधिक है। इसके पीछे जो फिलॉसफी काम कर रही है, जो दर्शन काम कर रहा है, वो ये है कि यदि कोई एक व्यक्ति नेता बनता है तो उसकी सफलता उसी में निश्चित है कि उसके पीछे कितने लोग हैं। गांधी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन यदि उनके पीछे उनके अनुयायी, उनके अनुगामी नहीं होते तो गांधी सफल नहीं हो पाते। जो भी देश का किसान या स्वतंत्रता सेनानी आम व्यक्ति जिसने डंडे खाए, जेल गया, गिरफ्तारियां दी और भी अन्य तरह की यातनाएं सही, यदि वो ये सब नहीं होते तो गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होता। पहली बात तो कार्य कहते हैं। दूसरा यह पक्ष दिया जाता है कि ऐतिहासिक घटनाओं में कुछ की प्रकृति में कुछ ऐसा होता है जो इतिहास का मोड़ बदल देता है और जो किसी ने इच्छा नहीं की होती है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि महान व्यक्ति जो चाहता हो इतिहास की घटनाएं उसी प्रकार से घटें। गांधी नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, लेकिन भारत का विभाजन हुआ। तो कुछ एक ऐसी घटनाएं हैं इतिहास की जिनको कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता था इतिहास में कि वो हो, लेकिन वो हो गई हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि महान व्यक्ति ही इतिहास की घटनाओं को कंट्रोल करते हैं। कोई नहीं चाहता था कि आर्थिक मंदी आए, कोई नहीं चाहता था कि विश्व युद्ध हो, लेकिन ये सब अवश्यंभावी घटनाएं हैं इतिहास की। तीसरी बात, महान व्यक्ति के विचार या उनके इंटेंशंस या उनकी आकांक्षाएं और उन आकांक्षाओं और गतिविधियों के परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट्स आते हैं वो एक ही हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण किया, महान व्यक्ति था,
लाखों की तादाद में सेना लेकर गया, लेकिन उस युद्ध का परिणाम वैसा नहीं निकला जैसा वह चाहता था। तो इतिहास की घटनाएं जो हैं वो महान व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं, इससे हमें ये पता लगता है। अगली बात यह कही जा सकती है कि महान व्यक्तियों के जो कार्य हैं वो आइसोलेशन में काम नहीं करते, एकांतिक रूप से काम नहीं करते हैं, क्योंकि जिस समाज में वो रह रहा है, जिस प्रकार की राजनीति उसके चारों तरफ हो रही है, ये सभी फैक्टर, ये सभी प्रेरक जो हैं, प्रेरक तत्व हैं, उसकी और उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। जनरल सर्कमस्टांसेस आर स्ट्रॉन्गर दैन स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल्स। सामान्य परिस्थितियाँ बड़े से बड़े मजबूत व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होती हैं। इस संदर्भ में बिस्मार्क कहता है, बिस्मार्क का कोट आप सुनिए, वो कहता है, आई वुड लाइक टू वार्न यू अगेंस्ट द मिस्टेक that causes people to advance the hand of their clocks, thinking that thereby they are hastening the passage of time. I would like to warn you against the mistake that causes people to advance the hands of their clocks, thinking that thereby they are hastening the passage of time. मैं आपको उस गलती के प्रति आगाह करना चाहता हूँ जिसके वशीभूत होकर लोग बाग अपने घड़ी के कांटों को आगे बढ़ा लेते हैं और सोचते हैं कि वे समय की गति को भी बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। आप बजे तो हैं 3 और आप उसको 5:30 कर लें तो 5:30 नहीं बज जाएंगे। तो महान व्यक्तियों के लिए भी ऐसा बोल रहे हैं कि महान व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि उनके कारण समाज और राष्ट्र में बदलाव आया है, पर ऐसा नहीं होता है। हर घटना का एक वक्त होता है और वह वही तभी घटेगी जब उसका वक्त होगा। इन दोनों व्यूज़ के साथ एक तीसरा व्यू भी है, और वो ये है कि महान व्यक्ति उत्प्रेरक होते हैं, एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। यानी घटना तो घटनी ही है, पर उसको थोड़ी सी वो गति प्रदान कर देते हैं। रेनियर कहते हैं कि ग्रेट मैन आर मेयर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज इफ दे ट्राई टू इम्पीड द टाइड ऑफ टाइम्स देन दे आर स्वेप्ट अवे। महान व्यक्ति इतिहास के हाथों का एक महज खिलौना है, क्योंकि यदि वे समय के प्रवाह को बदलने की कोशिश करते हैं तो वे स्वयं समय के प्रभाव में बह जाते हैं। यानी एक कुछ ऐसा निश्चित घटनाक्रम है जो अपने समय के साथ इतिहास में चलता है। यदि आप उस प्रवाह में उसके साथ चलते हैं तो आप आगे बह जाते हैं, लेकिन यदि अगर आप उससे विपरीत दिशा में तैरना चाहते हैं तो वो सफल नहीं हो पाते। उदाहरण के लिए साम्यवाद का पतन तो तय था, जिस गति में और जिस दिशा में वह जा रहा था साम्यवाद का पतन तय था, लेकिन रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने उसे सिर्फ एक गति दी। क्योंकि कुछ महान व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो समय से पूर्व या समय से कहीं आगे अपनी सोच, अपनी विचारधारा को एक्सप्रेस करते हैं, तो समय उनकी इस विचारधारा को नकार देता है। समय से आगे बढ़कर समय से पूर्व यदि कोई कार्य किया जाए, जैसे कि हम देखते हैं कई मूवीज़ ऐसी होती हैं जो अपने समय में तो बहुत पिटी, लेकिन आने वाले समय में उनको क्लासिक का दर्जा दिया गया है ना। जैसे कि राज कपूर की तीसरी कसम अपने ज़माने में तो बेहद पिटी हुई फिल्म मानी गई, उसकी लागत भी वसूल नहीं हुई, लेकिन आज हम उस फिल्म को एक क्लासिक की तरह देखते हैं, क्योंकि वह फिल्म अपने समय से कहीं आगे बढ़कर बनाई गई थी। तो जो
तात्कालिक समाज की विचारधाराएं हैं या जो उसमें बदलाव की गुंजाइश है उससे अधिक परे जाकर यदि कोई काम किया जाता है तो वह समाज में स्वीकार्य नहीं होता। इसका मतलब ये है कि महान महान व्यक्ति चाहे कितना भी आगे की सोच ले, लेकिन यदि वे उसकी सोच तात्कालिक समाज से मेल नहीं खाती है तो वह सक्सेसफुल नहीं होगा। मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया था वैन गॉग का। अपने ज़माने में वे इतने प्रतिष्ठित चित्रकार नहीं थे, लेकिन आज वो एक मास्टर कहलाते हैं। तो इसका अर्थ यह भी निकला कि महान व्यक्ति उस हद तक समाज को प्रभावित कर सकता है जिस हद तक समाज उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो। कई लोगों के लिए कहते हैं ना, ये अपने समय से आगे बढ़कर थे, तो आप देखेंगे कि उस समय में वे उपेक्षित व्यक्ति रहे हैं, उनकी कदर बाद में हुई है। तो दो चीज़ें ज़रूरी हैं महान व्यक्ति के सक्सेसफुल होने में। पहला ये कि एक दिए गए कालखंड की सामाजिक ज़रूरतों को वह प्रेरित कर सके, उसको एड्रेस कर सके, उसमें बदलाव ला सके। और दूसरी बात, तात्कालिक सामाजिक ढांचा उसकी राह में बाधा न बने। A great man can change the individual features of a trend and not the trend itself. कोई एक बहाव आ रहा है समय की गति में, उस बहाव के कुछ फैक्टर्स को तो चेंज कर सकता है, लेकिन उस बहाव को चेंज नहीं कर सकता। हम ऐसे समझें इसको कि राफेल, माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची ने कोई एक नया ट्रेंड नहीं क्रिएट किया था, लेकिन वे उस ट्रेंड के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। समझ रहे हैं आप? रेनेसा तो आना ही था, चित्रकारी होनी ही थी, बस ये व्यक्ति उसके सर्वश्रेष्ठ रिप्रेजेंटेटिव हो गए, उसके सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हो गए। अब यह जो थ्योरी है, ग्रेट मैन थ्योरी, ये अब आउट ऑफ फैशन हो गई है। इसका अब कोई बहुत विशेष महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि अब जो है सबाल्टर्न राइटिंग्स आई है सामने, उपाश्रय इतिहास सामने आया है। और अंत में हम एक चाइनीज़ प्रोवर्ब, एक चाइनीज़ कहावत कह सकते हैं। वो कहते हैं कि ग्रेट मैन इज़ अ पब्लिक मिसफॉर्च्यून। A great man is a public misfortune। तो अगले उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इतिहास में किस तरह से भविष्यवाणियाँ की जाती हैं और क्या कुछ सामान्य नियम इतिहास में बनाए जा सकते हैं।